हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भैया एंड आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का सिलेबस। और हम सबसे पहले आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। गाइज, आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है ये हमारी केमिस्ट्री पोर्शन का भी सबसे पहला चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है काफी छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसी वजह से ये जो चैप्टर है काफी बच्चों को शुरुआत में थोड़ा आसान लगता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले चैप्टर के साथ। ये वीडियो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। और एक चीज कहना चाहूंगा गाइज कि अगर आपके स्कूल में कोई भी नियर बाई जैसे एग्जाम्स आ रहे हो ना, चाहे आपके जैसे प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं अभी दिसंबर और जनवरी में, एक बार होगा फिर और एक और बार होगा, या फिर आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप मेरी इन वीडियोस से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीजें कंप्लीट करवाऊंगा और ये जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ना, ये आपके करंट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। जैसे कि हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो रखा है कुछ पोर्शन है ना चैप्टर से, तो मैंने आपको यहाँ पर जो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं वो भी बिल्कुल 30% सिलेबस हटाने के बाद जो सिलेबस बच रहा है ना, जो हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा जाएगा, उसी प्रकार से जो लेक्चर से डिजाइन करे जा रहे हैं। सो आप इन वीडियो से अपने 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इन लेक्चर्स के लिए जो मैं लेक्चर नोट्स इस्तेमाल करूंगा ना, उनके बारे में बता देता हूं। गाइज, मैंने अपने लेक्चर्स के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसमें मैंने आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने के बाद, आपके जो रिफ्रेशर बुक्स होती है उनको पढ़ने के बाद, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है, फिर इंपॉर्टेंट जो बातें होती है ना, वो सारे बातें पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद बनाए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको भी अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए नोट्स चाहिए, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने चैनल पर ही एक सेपरेट वीडियोस में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। जैसे साइंस का चैप्टर 1 के नोट्स किसी वीडियो में दे दूंगा, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पोर्शन आपको नोट्स के जरिए मिल जाएंगे। तो आप इन नोट्स से अगर पढ़ लोगे ना, तो आप खुद भी बोलोगे भी आपने काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैंने भी देख लिया कि ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। इन नोट्स को पढ़ के 95% तो क्या आप 99, 98 बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे चैनल पर, और लेक्चर्स मैं आपको दे ही रहा हूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है उन्हीं नोट्स से, मैं भी वही नोट्स इस्तेमाल करूंगा अभी लेक्चर में, तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमारे चैनल पर जा सकते हो। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो गई बातें। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर में जैसे कि दो नाम आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन और दूसरा है केमिकल इक्वेशंस। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये भी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस दो भागों में ये लगभग कह सकते हो कि बटा हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है, और डेली लाइफ में हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुआ है। उसके अलावा फिर हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन को ही इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसमें भी फिर दो चार तरह की नई नई बातें पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जाते जाते आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स इस्तेमाल करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं नोट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो सी देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। बोला है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, है ना। नोट्स में मैंने क्या लिखा डेफिनेशन, कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं, यानी वो प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और वो जो नए सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनमें नई तरह की प्रॉपर्टीज होती है। ऐसी प्रोसेसेस को ही हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस जिनमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे, और वो जो नए सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज भी हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि दो तरह के सब्सटेंसेस है इसी केमिकल रिएक्शन में। एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और दूसरे होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, तो देखो मैंने लिखा है द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उन सब्सटेंसेस ने पार्ट लिया है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, बेसिकली, है ना। सो ऐसे ही सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उन्हीं को हम बस रिएक्टेंट्स कह देते हैं। सिंपल। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखो, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ऐसी कोई चीज जो हमें बाद में मिली,
कुछ होने के बाद जब नई चीज बनती है उसे प्रोडक्ट कह देते हैं। सो दैट्स इट, यहां पर भी सेम यही डेफिनेशन है कि द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो वो नए सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ और होने के बाद एक नई चीज मिलेगी जिसमें नई प्रॉपर्टीज होती है, उसी नए वाले सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अभी तक केमिकल रिएक्शन बताया मैंने। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। इनमें दो तरह के सब्सटेंसेस पढ़े हमने, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, यानी जिनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं, जो मतलब प्रोड्यूस हुए हैं बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, इनको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। देखो, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा हमें। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, कहता है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, आप देखते रहना कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल क्या आपकी बुक का एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.1। अगर आप बुक लेके बैठे हो एनसीईआरटी बुक, तो उसी में आपको फर्स्ट पेज पे ये एक्टिविटी मिल जाएगी। वो एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट भी एक्टिविटी, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जोड़ा है। कहता है कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को ना हीट करते हैं, ठीक है, हम एक बार मैग्नीशियम रिबन हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, साइंस की लैब से मिल जाता है। मान लो हम एक मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, तो हीट करने पे क्या होता है, वो मैग्नीशियम रिबन जलता है। ऑब्वियस सी बात है, हीट करोगे तो जलेगा। लेकिन वो जो जलता है ना, तो उसके लिए क्या बोला है, इट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब वो चमक के साथ जलता है। जलाओगे तो उसमें जलने के साथ साथ चमक निकलती है ना, फ्लेम निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम होता है वो जलने के बाद, ये जब हो जाता है ना, जल जाता है, तो उसके बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे कह देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक व्हाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में बनता है। सिंपल सी बात है। देखो, मैं यहाँ पर ना पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हो कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो किस प्रकार से जलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है। चकाचौंध जो ज्वाला होती है ना, उस प्रकार से वो जलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हुआ क्या, हमारे पास मैग्नीशियम था, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है बॉक्स में, मैग्नीशियम है एज रिबन, हमारे रिबन के फॉर्म में हमारे पास मैग्नीशियम था, प्लस में हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करा। तो देखो एरो के ऊपर मैंने क्या लगाया, हीट लिख दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीट करा, तो मुझे राइट साइड पे कुछ मिला, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है वो व्हाइट पाउडर। भाई मैग्नीशियम जलाया, उस जलाने की वजह से पाउडर बन गया मैग्नीशियम, तो ये जो पाउडर बना है ना, इस पाउडर को कह देते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है यहाँ तक? तो नीचे मैंने लिखा है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये एक्टिविटी के फॉर्म में, आपकी बुक में तो एक्टिविटी है, और यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन का ही तो एग्जाम्पल बन गया। केमिकल रिएक्शन कैसे भैया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले कुछ सब्सटेंसेस था, पहले एक सब्सटेंस मैग्नीशियम था, भाई एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही तो हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे और नई प्रॉपर्टी साथ वो सब्सटेंसेस बनेंगे। तो यहाँ पर नया सब्सटेंस क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे कुछ लिखी है बातें, जैसे मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ना, मतलब एरो के लेफ्ट साइड वाले जितनी भी चीजें थी ना, उन सबको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। रिएक्टेंट्स ऊपर बताया था अभी, रिएक्टेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो ना, किस किस ने पार्ट लिया था, मैग्नीशियम ने पार्ट लिया था और ऑक्सीजन ने पार्ट लिया था, तो देयरफॉर मैंने इनको क्या बोला है, रिएक्टेंट्स बोला है। बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा, जो राइट साइड पे मिला था हमें, एरो के राइट साइड पे मिला है, वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट्स हो गए, और हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से। क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है ना, हम इसको डायरेक्टली अपनी लैब से उठा के जलाते नहीं है। क्या करते हैं, जलाया जो है हमने, वो हमने डायरेक्टली नहीं जलाया होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको पहले सैंड पेपर से ना रब करते हैं। सैंड पेपर आपको पता है, हमारे घरों में भी जब कारपेंटर आता है वो सैंड पेपर होता है उसके हाथ में, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पिक्चर में सैंड पेपर ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डू वी
क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मतलब हवा में जलाने से पहले हम अपनी मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं? तो इसके लिए आपको प्रॉपर आंसर मैंने आपको बॉक्स में दे रखा है कि कहता है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। जलाने से पहले क्या करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है ना। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऐसा हम क्यों करते हैं? रीजन अब बताया। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की एक पहले से प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। भाई ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर आई कहां से होगी? तो खुद ही सोचो। देखो जब मैग्नीशियम को हवा में ऐसे छोड़ दोगे तो हवा में तो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का मैग्नीशियम से रिएक्शन हो जाएगा तो उसी से मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब ये है कि हम इसको अगर बिना सैंड पेपर से रब करे अगर जलाने की कोशिश करेंगे ना तो ये जलता नहीं है आसानी से। जल तो जाएगा, मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी पर आसानी से नहीं जलता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको सैंड पेपर से पहले क्लीन कर देते हैं ताकि इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए और हम इसको आसानी से अपने एक्टिविटी करने के लिए या फिर हम रिएक्शन करने के लिए इसको हम जल्दी से जला पाए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है मैंने कि फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट में रेडीली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग, ताकि ये हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उससे आसानी से कंबाइन हो सके, उससे जुड़ सके हीटिंग के समय पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बॉक्स में रेड पेन से इंपॉर्टेंट भी लिखकर बताया है कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, अब जरा इतना तो हमें पता चल गया भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बातें होती है। अब जरा हम डेली लाइफ से इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हमें अपनी डेली लाइफ में कैसे देखने को मिलता है। देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। आपने हो सकता है देखा हो गर्मियों के समय में, या फिर आपने नहीं देखा होगा तो हमारी मम्मियों ने तो जरूर देखा होता है कि गर्मियों के समय अगर हम दूध को बाहर खुले में ऐसे छोड़ देते हैं ना ज्यादा समय के लिए तो दूध ना खट्टा होने लगता है, दूध में थोड़ा खट्टा बनाने लगता है ना। तो पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। उस समय की जो एयर की कंडीशंस है प्लस वेदर की जो कंडीशंस है, टेम्परेचर जो कंडीशंस है, उस वजह से मिल्क के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिस वजह से जो मिल्क होता है उसमें खट्टापन आ जाता है, सॉरिंग फील करता है वो, ठीक है। तो ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको पता होगा कि मिल्क से ही हमारी मम्मियां क्या करती हैं, दही बना लेती हैं, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका देना। देखो खाना जो होता है पकने से पहले एक अलग फॉर्म है उसकी, पकने के बाद वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस मिले और नए तरह की प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस मिले तो उसी तो हम क्या केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुकिंग ऑफ फूड को हमने केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा है। आगे बोला डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी पढ़ना होगा इस चैप्टर में कि हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है। तो फूड का जब डाइजेशन होता है ना तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। फूड का डाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता अपनी वजह से, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है प्रॉपर, जिसमें बहुत सी चीजें यहाँ पर हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, स्टमक हो गया हमारा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी होती हैं, उस वजह से ये होता है। सो इसी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे मैंने बोला प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। जंग लगना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ग्रेप्स फर्मेंटेशन होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल होते हैं जो हम डेली लाइफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, और ये आपको 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स तो कम लगता है बट 1 मार्क्स में तो जरूर पूछेगा कि बताओ कि केमिकल रिएक्शन होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे गुण जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, तो देखो हमारे पास 5 तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो क्या क्या है? देखो मैंने यहाँ पर एरोस में सबसे पहले चेंज इन करके मैंने 3 एरो बनाए। तो किस किस में चेंज होने के पे हमें पता चलता है? नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर, नंबर 2 कलर, नंबर 3 है टेम्परेचर। स्टेट ऑफ मैटर को जरा समझते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि कोई जो रिएक्शन अगर हुआ
तो उसमें जो मैटर्स इन्वॉल्व थे, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे ना, उनका स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है, 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। 3 तरह के स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़े थे डीपली, है ना, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर में अगर चेंज आ जाता है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 2, कलर में चेंज आ जाना। भाई रिएक्शन होने से पहले कुछ और कलर होता और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसका कुछ और कलर आ जाए, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड होता है टेम्परेचर में चेंज आ जाना। रिएक्शन होने से पहले मान लो कोई जो चीज थी आपके पास वो ठंडी थी, और रिएक्शन होने के बाद मान लो वो गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर में अगर चेंज आ गया तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर जरूर हुआ है। इसके अलावा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक एक्स्ट्रा गैस भी निकल कर आती है। कई एग्जांपल्स आपको ऐसे पढ़ाए जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, दूसरी गैसेस भी निकल सकती है। तो जब भी गैस निकलती है ना, तो उस केस में भी हमारा पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो, प्रेसिपिटेट बेसिकली एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सॉल्यूशन में से जो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉलिड होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, और उसी को हम बेसिकली प्रेसिपिटेट कह देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आएगा जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे ना। तो प्रेसिपिटेट भी कई बार अगर बन जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको नाम बता दिया और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको साथ साथ लेकिन यहाँ पर इनकी इक्वेशंस भी दी है। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर के लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको क्या इक्वेशन दी, वैक्स को अगर हम हीट करते हैं, वैक्स होता है ना मोम जिसे कहते हैं, मोमबत्ती वगैरह, वैक्स को अगर हम हीट करें तो वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में थोड़ा से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो वैक्स होता है वो तो सॉलिड होता है, मैंने आपको देखो लिख के बताया, वैक्स सॉलिड था, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है और वाटर एक लिक्विड होता है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो लेफ्ट से राइट जाने पर तो जो सब्सटेंस था उसका स्टेट ही बदल गया, सॉलिड से गैस हो गया और लिक्विड हो गया, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है साइंस की टर्म्स में, ठीक है। कलर का एग्जांपल देखो, Fe मतलब आयरन, प्लस में हमारे पास CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट था। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं ना तो हमें राइट साइड पे FeSO4 मिलता है, जो कि क्या है, हमारा फेरस सल्फेट है। यहाँ पर हमें यह समझना है ये जो CuSO4 था इसका जो कलर था पहले वो ब्लू कलर था, लेकिन राइट साइड पे जो हमें FeSO4 मिला है दैट इज फेरस सल्फेट, उसका तो कलर क्या है, ग्रीन, आप देख सकते हो। तो इस वजह से भी हम कहेंगे कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड, टेम्परेचर के लिए मैंने क्या बोला है, क्विक लाइम होता है हमारे पास। क्विक लाइम के बारे में आप और डिटेल में भी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। क्विक लाइम में अगर हम वाटर मिला देते हैं ना तो हमारे पास स्लेक्ड लाइम मिलता है, प्लस में हीट निकलती है। हीट का मतलब क्या है कि वो गर्म हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर पहले से बाद में अगर बदल जाए, है ना, ठंडे से गर्म हो जाए, गर्म से ठंडा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे भी हम कहते हैं कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए मैंने आपको इक्वेशन दी है Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे हमें मिलता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, प्लस में H2। ये H2 क्या है भैया, ये H2 है हाइड्रोजन गैस। हम सभी को पता है हाइड्रोजन क्या होता है, एक गैस होता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन में एक गैस निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए भी मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दे रखी है। क्या है ये, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4। अब ये जो BaSO4 आया ना, बेरियम सल्फेट, ये हमारा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट फिर से बता देता हूं, प्रेसिपिटेट एक वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है। बीकर होगा हमारे पास, बर्तन होगा, केमिकल रिएक्शन करवाया, लेकिन ये जो सब्सटेंस होता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि ये सॉलिड होता है और इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर नीचे भी दी है। तो ये जो BaSO4 हमें मिला था इस इक्वेशन में, ये हमारा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है और ऐसी चीजें मिलती हैं, भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है जैसे, तो उससे भी हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दैट्स इट। इस टॉपिक को यही एंड करते हैं कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके 5 पॉइंट, और अगर इक्वेशन से याद रख लोगे तो और भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, इस टॉपिक में इतना ही। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। आप देख सकते हो हाथ का निशान मैंने बनाया हुआ है। जब भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, शायद मैंने हर जगह एक हाथ का निशान बना दिया है। मेरा ही हाथ समझ लो, ये मेरा हाथ है, ठीक है।
केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे। देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है भैया, तो देखो केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या बताती है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन तो अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन को ही अगर हम उसमें मौजूद सब्सटेंसेस के फॉर्मूले या सिंबल्स के जरिए लिखकर दिखा सके ना, उस तरह के मेथड को हम कह देते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाई है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किस किस की मदद से, जो भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं उसमें सिंबल्स और उनके फॉर्मूले की मदद से अगर हम रिप्रेजेंट करके दिखा दे तो वही बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है Zn प्लस में H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस में H2। Zn का मतलब जिंक, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ZnSO4 आपका जिंक सल्फेट है और H2 आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना Zn प्लस में H2SO4 और जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन राइट साइड पे, दिस इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन के लिए ही लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर्मूले यूज करे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अगर हम फॉर्मूले लिखकर दिखा देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए तो वही बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने लिखा है ना Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में H2, ये केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने रेड पेन में लिखा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आई होप आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक और H2SO4 जो एरो के लेफ्ट साइड पे ना, वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हिस्सा ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए उनको रिएक्टेंट्स बोला है। और राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद नई चीजें मिलती है ना हमारे पास, उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बॉक्स में कुछ और भी बताया। ये एक इक्वेशन हुआ। हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन नाम की भी चीज होती है। वर्ड इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमने सिर्फ वर्ड्स यूज करे हैं, फॉर्मूला या सिंबल्स वगैरह यूज नहीं करे हैं, हमने सिर्फ वहां पर वर्ड्स यूज करे हैं। जैसे कि जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ऊपर वाली इक्वेशन के लिए अगर मान लो मैं फॉर्मूला या सिंबल यूज ना करके वर्ड्स बोलता, जैसे मुझे पता है ना Zn को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो हमने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन में फॉर्मूले की जगह अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनके नाम यूज कर ले, इनके वर्ड्स यूज कर ले, तो वही बन जाता है एक वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वर्ड्स यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी हम सिंबल यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा, लेकिन केमिकल इक्वेशन भी दो तरह की इक्वेशन होती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम में इसका मतलब सो छुपा है भाई, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एटम्स होते हैं ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो बराबर अगर हो तो वो हो जाता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो आपको पढ़ के ज्यादा समझ आएगा। मैंने लिखा है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या कहता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बराबर एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के। कहां कहां पर, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब तक तो आपको पता ही होगा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड में अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे केमिकल रिएक्शन में, तो उसी तरह की हम इक्वेशन को बोल देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, कई बार हमें क्वेश्चंस मिलेंगे आगे जाके जिसमें हमारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं होती है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग करना भी जरूरी होता है। इसका एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको लिख के बताया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला साइड चैप्टर पढ़ा होगा, और फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके कुछ चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है पता है, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
है ना। डिटेल में तो आपने वहां पढ़ा था, यहाँ नहीं पढ़ना है, बट ये जो लॉ है ना इसने ये बात बोली थी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाते हैं टू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज डन यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। बेसिकली बैलेंसिंग करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, बेसिकली तुक्का लगाना। हमारे पास ये कोई डायरेक्ट वो नहीं होता है, बट हम जनरली ऑब्जर्व करके एलएचएस और आरएचएस साइड को बैलेंस कर लेते हैं। वो आपको मैं भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक्स आपको याद रखना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। जबकि अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें भाई अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड पे, उसी को हम क्या बोल देंगे, आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हमें बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, मेरे पास नोट्स है, तो क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने आपको, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, और मैंने लिखा है यहाँ पर कि जरूर प्रैक्टिस करना। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, बात माननी है। देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला है, बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करना है, देखो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। तो मैंने आपको बैलेंस करके भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। बैलेंस करने का मतलब ये है कि दोनों साइड पे हमें हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो काउंट करने हैं, और वो नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला था उसमें हमारे पास Fe यानी जो आयरन है, बेसिकली जो फेरस है वो 1 है लेफ्ट साइड पे, वो कितना है, 1 है लेफ्ट साइड पे। लेकिन राइट साइड पे देखोगे तो Fe3 लिखा है, तो भाई राइट साइड पे तो कितने हो गए, 3 हो गए। भाई घर में एक लड्डू छोटे भाई को मिल जाए और 3 लड्डू बड़े भाई को मिल जाए तो गलत बात है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट साइड में फेरस जो है वो एक ही है, लेकिन वहां राइट साइड में 3 हो गए। तो इसी वजह से क्या होगा, हमें बराबर मुकाबला करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 3 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 3 करना पड़ा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 3Fe आंसर में ब्लू पेन से। साथ ही साथ फिर हाइड्रोजन H2 की बात करें तो हमारा जो हाइड्रोजन है ना वो लेफ्ट साइड में तो 2 था, और राइट साइड में भी ध्यान से देखो तो प्लस के बाद 2 ही है, H2। तो दोनों साइड हाइड्रोजन तो बराबर था, लेकिन प्रॉब्लम आई हमारे ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन जो है O वो हमारे लेफ्ट साइड पे तो 1 है जो कि H2O के साथ है, लेकिन राइट साइड पे हमारा ऑक्सीजन 4 है। तो फिर से गड़बड़ होगी, भाई बड़े भाई को लड्डू एक ही मिल रहा है इस बार मान लो, और छोटे भाई को 4 लड्डू मिल रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बड़ा भाई बोलेगा मुझे भी दो भाई। तो इसी वजह से हमने क्या करा, लेफ्ट साइड पर हमने अपने H2O के आगे 4 लगा दिया, ताकि हमारा ऑक्सीजन जो है 4 बन जाए। लेकिन होता क्या है ना प्रॉब्लम, हमने ऑक्सीजन को तो 4 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में लेफ्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन जो है 8 बन गया। 8 कैसे बन गया, 4 2 जा 8 हो गया। पहले 2 था, अब 4 लगा दिया तो 4 2 जा 8 हो जाता है। तो लेफ्ट साइड पे अब ये अनबैलेंस हो गया। तो हमें राइट साइड में वापस जाकर क्या करना पड़ा, 4 लगाना पड़ा H2O के आगे। तो बेसिकली हमारा राइट साइड में भी हाइड्रोजन 8 हो गया और लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। देख सकते हो आप सारे के मैंने आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं, और आपको जहां से भी, चाहे आपकी एनसीईआरटी बुक से मिले चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। 1 मार्क्स के लिए तो पक्का पूछे गए आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने स्टार में कुछ लिखा है, we can also denote the physical states of the compounds using some symbols such as S for solid, G for gases, L for liquid और AQ for aqueous solution। ये क्या मतलब बता रहा है कि अभी जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आए थे या केमिकल इक्वेशंस, उनमें हम क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट्स की या अलग अलग सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम S लिख सकते हैं उसके आगे। अगर कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड है तो उसके आगे हम L लिख सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस जो है मतलब गैस है तो उसके आगे हम G लिख सकते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस जो सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो उसके लिए हम AQ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा आगे, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वेदर टू मेंशन दीज फिजिकल स्टेट्स और नॉट। लेकिन ये डिपेंड करता है ज्यादातर कि क्वेश्चन ने हमें बोला है ये फिजिकल स्टेट मेंशन करो कि नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो हम मेंशन कर देते हैं, बट अगर नहीं बोला है तो हम नहीं करते हैं। वो कोई ऐसे मार्क्स कटने वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आगे लिखा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज दीज सिंबल्स। जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा सीबीएसई ने या स्कूल वालों ने कि आपको मेंशन करना ही करना है, ठीक है। बाकी कर दोगे तो और अच्छा है, आपको कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसका क्या मतलब बन रहा है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2 होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमें वाटर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करा है, हमने फिजिकल स्टेट भी लिख के बताई है। क्या करा मैंने, H2 के आगे मैंने G लिखा। G का मतलब क्या है, गैस। अब
H2G होता है इसलिए मैंने G ही लिखा है, मतलब गैस होता है इस वजह से मैंने गैस लिख दिया। ऑक्सीजन भी एक गैस होता है इसलिए मैंने वहां पर भी G लिखा है। और लेकिन राइट हैंड साइड में जो H2O है, H2O मतलब पानी, जल, तो जल क्या होता है, वो तो लिक्विड होता है, तो इस वजह से मैंने वहां पर L लिखा है उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसको कहते हैं कि हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं हमारे सब्सटेंसेस की, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, फर्क नहीं पड़ता, भेदभाव कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। सो फिजिकल स्टेट हमने मेंशन कर दी। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा टॉपिक, ये वाला भी कंप्लीट। बैलेंसिंग का क्वेश्चन आपको ध्यान से होमवर्क में करना है, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन हो गया और थोड़ा आपको मैंने बता दिया कि आने वाले टाइम में हम वीडियोस लेक्चर्स में लेकर आएंगे आपके लिए, और थोड़ा सा हमने कवर भी कर लिया चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर 1 हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स, आपको नोट्स भी एक सेपरेट वीडियो में मैंने जैसे बताया था प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको इन लेक्चर से थोड़ा मेरी तरफ से हेल्प हो सके, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।